Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start off with the CFAB 4 Business Finance Decision. मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है and I am the tutor for this course which is CFAB 4 Business Finance Decision. आज का जो हमारा एजेंडा है सेशन का that is to discuss about this CFAB 4 और फिर उसके साथ साथ जो है कुछ मैंने स्पेसिफिक और चीज़ें भी जो है वो यहाँ पे आज के एजेंडा में रखी हुई हैं. That is के कुछ थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा. At the same time I'll talk about the subject, I'll talk about the grid of the subject, plus उसके साथ साथ जो है the way we are going to be delivering this course. मजीद उसके अलावा आपकी नॉलेज में होगा कि CFAB 4 का जो पेपर है that's an open book examination जहाँ पे ICAP आपको 3 बुक्स अलाउ करता है. तो उस ओपन बुक एग्जामिनेशन की पॉलिसी को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, कैसे देखा जाना चाहिए, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग. सो बिफोर वी गो ऑन, मैं जरा थोड़ा सा क्विक अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माय नेम इज लुकमान रफ़ी के थोड़ा सा स्लाइटली हमारे एडिटर ने स्लाइड अपडेट नहीं करी है. सो इट्स बीन मोर देन 13 years नाउ दैट आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन और मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस में टीच कर रहा हूँ इन मुख्तलिफ 13 सालों से, विच इंक्लूड द ICAP क्वालिफिकेशन, CIMA, ICAW और उसके साथ साथ ACCA की क्वालिफिकेशन. ये मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस मैं टीच करता रहा हूँ. मजीद उसके अलावा जो है आई हैव कंडक्टेड सेवरल वेबिनार्स ग्लोबल लेवल के ऊपर ACCA के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग, इन तीनों एरियाज के ऊपर जो है वो ACCA के लिए ग्लोबल लेवल के लिए वेबिनार्स कंडक्ट किए हैं. मैं आई कंडक्टेड ट्रेनिंग नेशन वाइड फॉर सिमा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PhD प्रोफेसर्स वगैरह को मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग कंडक्ट करी है. एक इदारा और है विच इज़ कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेजरर. सो आई वाज एन अपॉइंटेड ट्रेनर फॉर द ACT इन द होल रीजन. और उसके साथ साथ आई हैव कंडक्टेड सेवरल सेशंस फॉर ICAP for the subject FR, for the subject BFD, for the subject auditing, MSA1. ये कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ICAP के लिए चार्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन जो है उसके लिए कोई तकरीबन 18-20 ओकेशंस के ऊपर मुख्तलिफ तरह के सेशंस कंडक्ट किए हैं. तो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ. टू नो मोर यू कैन फॉलो मी ऑन दिस फेसबुक पेज which is sir.lukman.rafiq. इस पेज के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं. Those who wish to get in touch with me personally can get in touch with me on this WhatsApp number. मेहरबानी करके मैसेज करिएगा, कॉल ना करिएगा. कॉल मैं अटेंड नहीं करता. तो ये एक थोड़ा सा मसला है क्योंकि वो हर किसी की कॉल अटेंड करने आदमी बैठ जाए तो फिर वो किसी को भी जवाब ना दे पाए. एनीवेज जी, कमिंग बैक टू इट. सो ये तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट माई सेल्फ. देन आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस BFD. देखें, एक बड़ी अच्छी चीज जो ICAP ने करी है ना, वो ICAP ने ये करी है कि जो CAF 8 का पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उस CAF 8 का पेपर को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना दिया. It was originally a cost accounting paper, but it's no more a cost accounting paper. It's now a cost and management accounting paper. उसकी वजह से फायदा कुछ इस तरह से हुआ कि जब ICAP ने इस पेपर को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर बना दिया तो ICAP ने बहुत सारी चीजें जो ना डिसीजन मेकिंग वगैरह की वो CAF 8 के लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दी. और जब उसने डिसीजन मेकिंग वगैरह वाली बेशुमार तरह की चीजें CAF 8 लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दी, तो जब एक स्टूडेंट BFD पढ़ने के लिए आता है तो उस BFD पढ़ते वक्त उसको एक शॉक नहीं लगता. वरना तो ऐसा होता था कि जब बच्चा BFD पढ़ता था तो BFD पढ़ने आता था तो उसको वहीं पे शॉक लगता था कि यार ये मैं क्या चीजें पढ़ रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही अनोखी चीजें पढ़ रहा हूँ, ऐसी चीजें तो आज तक मैंने पढ़ी नहीं थी, ये ऑल टुगेदर मेरे लिए नई चीज है. सो यस, दिस एक्चुअली यूज्ड टू हैपन, बट थैंक्स टू ICAP उन्होंने जो है इस तरह की अमेंडमेंट कर दी अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस के अंदर कि अब आप जब आके BFD पढ़ते हैं तो आपको जो है क्या बोलते हैं कि यू डोंट फाइंड एनी सरप्राइजेस कि यार ये क्या चीज आ गई, क्या चीज नहीं आ गई. सो दैट इज समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंस. नाउ अब मैं जरा थोड़ी सी और बात करता हूँ, थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करता हूँ. वो ये है कि व्हेन वी एक्चुअली टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक पेपर ऑफ BFD, तो आपके सामने एक ग्रिड है. आपकी नॉलेज में है कि ICAP का एक पेपर होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंट्रोल्स. तो उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंट्रोल्स का जो पेपर है ICAP ने, वो पेपर को ICAP ने एंड कर दिया है. और उसके साथ साथ जो है वो हुआ कुछ तरीके से कि उसका पोर्शन यहाँ पे ले आए BFD के अंदर. अब इट्स वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल.
Why is it that they struggle? The reason behind that is कि अगर आप देखें ना तो इसके अंदर एक थोड़ा सा इशू है. वो इशू ये है कि इसमें ना सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. फिर दूसरी चीज ये है कि वेटेज एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी कम है. तो जब वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेटेज कम होती है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते इस स्पेसिफिक एरिया को. एंड दे कीप ऑन फोकसिंग अपॉन द एरियाज जिनकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा हो. तो दे कीप अपॉन फोकसिंग अपॉन दैट एरिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होता ही है कि ये एरिया वीक रह जाता है. और वीक रहने के बाद अक्सर और बेहतर ये एरिया जो है ना वो आपको बुखार बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू द बीएफडी. अच्छा, इसमें एक मसला और भी है. बीएफडी इंट्रोड्यूस होने से पहले कुछ टीचर्स जो है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते थे. और जब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते थे तो मसला ये था कि उनको आज भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही अच्छी पढ़ाना आती है. दूसरी चीज़ों पे उनके ग्रिप्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली. तो उसकी वजह से भी वो अक्सर और बेशतर क्या करते हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर जो है ना मैनेजमेंट कंट्रोल के एरिया के ऊपर अगर 4 महीने का कोर्स है तो 1.5 से 2 महीने इस एरिया के ऊपर लगा देते हैं. तो फिर ऑब्वियसली ये एरिया के ऊपर 1.5 से 2 महीने या 2.5 महीने रह जाता है. तो एंड ऑफ द डे जाके जो ना फिर वो ये एरिया वीक छोड़ देते हैं. तो यू गॉट टू स्ट्राइक अ बैलेंस. वो ये है कि आप समझें कि अगर इट्स 10 to 20% तो मीन्स कि आपको जो है वो एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए 4 महीने आप पढ़ रहे हैं तो 20 दिन इस स्पेसिफिक एरिया के लिए सफिशिएंट है. इससे ज्यादा इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर काम करना जरूरत नहीं है. और इतने टाइम पीरियड के अंदर भी आप बहुत अच्छे तरीके से इस स्पेसिफिक एरिया को कवर अप कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड एंड लेट्स डिस्कस फर्दर. थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए और बात करते हैं. तो देखें, अगर मैं इस बीएफडी के पेपर की बात करूं तो मैंने ये स्पेसिफिकली जो ना वो आपको आई कैप का सिलेबस ओपन करा है इस बीएफडी का. और मैं समझता हूं कि यार ये दिस इज वन ऑफ दोज पेपर्स, आई रिपीट, दिस इज वन ऑफ दोज पेपर्स जो कि मेरे हिसाब से जो है ना मतलब एक बेस्ट पेपर है आपका आई कैप के अंदर. क्योंकि क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स, क्योंकि उसकी रीजन अल्टीमेटली ये आपको डिसीजन मेकिंग सिखाता है, आपको रियल लाइफ की डिसीजन मेकिंग सिखाता है. आपको बताता है कि यार प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाके डिसीजंस किस किस तरह से लेने हैं, क्या कुछ करना है. अब नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पेपर इज दैट कि क्योंकि देखें प्रैक्टिकली जब आप जाते हो ना तो इवन एज अ सीएफओ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी बना रहे होते हो. आप कोई आप डिसीजन ले रहे होते हो. और बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकर की औकात होती है. कंपनीज डिसीजन मेकर्स चाहती हैं, कंपनीज चाहती हैं वो लोग जो टैक्टफुल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकें. सो ऑब्वियसली ये वाला एरिया जो है वो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट से है, एक बीएमएस का एरिया है वो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट से. फिर आपको बराबर जो ना फुल फ्लेज किस्म का पॉलिश एमएसए 2 का पेपर कर देता है. तो ऑल्दो बीएमएस का सिलेबस तो रिगरस है लेकिन उसकी मेथड ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट दैट रिगरस, नॉट दैट गुड अनफॉर्चुनेटली. वरना आपको ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो कि बीएफडी में पढ़ते हो और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो आप बीएमएस में पढ़ते हो और जिनका मिलजुल के मामला एमएसए 2 में करते हो, ये आपको बड़े ठीक ठाक किस्म से एक बेहतर किस्म की आपको जो है ना वो गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है अबाउट हाउ यू शुड actually be approaching this specific decision making in the real life. So anyways, let's actually talk about it. तो पहला जो एरिया दैट इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड डिसीजन मेकिंग. इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की थोड़ी सी बेसिक्स आपको हैं. वो ये कि एनपीवी की बेसिस के ऊपर, आईआरआर की बेसिस के ऊपर बेशुमार तरह के बिजनेसेस डिसीजन लेते हैं. फिर उसके साथ साथ जो है वो पे बैक पीरियड की भी टेक्निक है. फिर एक और एडिशनल टेक्निक है अकाउंट अपना एपीवी की टेक्निक. और फिर उसके साथ साथ जो है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की टेक्निक भी है. बेशुमार तरह की टेक्निक्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब हम पढ़ेंगे तो हमने अब तक तो सिर्फ एनपीवी पढ़ा था, आईआरआर पढ़ा था. लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो एनपीवी और आईआरआर भी हम कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज के पढ़ेंगे. और एनपीवी आईआरआर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज के पढ़ने के साथ साथ एडिशनली जो हम एक चीज और करेंगे वो ये है कि हमें अक्सर और बेशतर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को भी अप्रेज करने के लिए आ जाएगा. वी वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन अप्रेजल ऑफ द इंटरनेशनल अप्रेजल ऑल्सो. कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन एरिया विच इज गोइंग टू बी एग्जामिन्ड. अच्छा जी. ना अगर मैं मजीद बात करूं तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपने एक चीज पढ़ी है हमेशा से, दैट इज द डिस्काउंट रेट. अब बीएफडी लेवल के ऊपर हमेशा जब हम कैफ 8 में भी कॉस्टिंग पढ़ा रहे होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो स्टूडेंट्स का अक्सर बेहतर सवाल होता है कि यार सर ये डिस्काउंट रेट क्या होता है ना, ये कहाँ से आता है. तो उस वक्त तो हम सिंपल सी बात है भाई ये समझा देते हैं कि यार तुम समझो कि डिजायर्ड रिटर्न है.
अच्छा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वाकई डिजायर्ड रिटर्न है। तो डिजायर्ड रिटर्न होने के साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये पूरा एक एरिया है, आई रिपीट, ये पूरा एक एरिया है दिस सी फैब फॉर बीएफडी के अंदर, जहाँ पे आपको एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप पढ़ेंगे। आई रिपीट, आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, जिसमें आप डिस्काउंट रेट डिराइव करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज के एतबार से, यानी डिफरेंट सिचुएशंस के एतबार से, डिफरेंट सिनेरियोज के एतबार से। कभी रिस्क की सिचुएशन होती है, कभी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी लोकल कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी डिफरेंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, मुख्तलिफ तरह की चीजें होंगी। उन तमाम की तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अल्टीमेटली होगा कुछ तरह से कि आपको डिस्काउंट रेट्स कैलकुलेट करने के लिए आएंगे। तो आप डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करोगे तो अब ये वाली बात नहीं रह जाएगी कि यार समझो कि डिजायर्ड रिटर्न नहीं, ये एक्चुअली आप कैलकुलेट कर रहे होगे एंड यू वुड एक्चुअली नो कि यार अल्टीमेटली हाँ, हाउ डू आई कम टू दिस स्पेसिफिक रेट, हाउ डू अराइव ऑन दिस स्पेसिफिक रेट। सो दैट इज समथिंग दैट यू वुड बी डूइंग। देन अगर मैं थोड़ा सा मजीद बात करूं तो मजीद सिचुएशन ये है कि ये तो मैंने आपको बात करी ना, अब इसके साथ साथ मैं आपको और समझाता हूँ। और ये है कि इसके साथ साथ यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि अगेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की हेडिंग्स में ही आ जाता है। और डिसीजन मेकिंग की चीज़ों के अंदर आपके पास ये देखें, एक एक डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन। एक प्रोडक्ट मुझे घर में बनाने में लग रही है 10 रुपए की, बाजार से खरीदो 9 रुपए की पड़ रही है, तो भाई घर में क्यों बनानी, बाजार से खरीदो। हाँ, ऑब्वियसली कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं यार आगे जो है ना वो बाजार में महंगी हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारी एम्प्लॉयज लेबर को हम ले ऑफ कर दें, हमारी फैक्ट्री साल में 6 महीने चलती है, 6 महीने किसी और पर्पस के लिए चलती है, तो फैक्ट्री भी बंद करनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप बेशुमार तरह के रीजन हो सकते हैं विच में एक्चुअली मेक यू थिंक अदरवाइज, जिसकी वजह से शायद आप कहें कि नहीं यार हम इसको मतलब ये नहीं कि हम बंद नहीं करेंगे, हम खुद ही बनाते रहेंगे। तो देयर कुड बी रीजंस। देन प्राइसिंग फॉर स्पेशल ऑर्डर्स, यानी कि अक्सर और बेशतर कस्टमर के ऑर्डर्स आते हैं, उन ऑर्डर्स के ऊपर आपको रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होते हैं। और उन रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हुए आप डिसीजन मेकिंग करते हो कि यार अल्टीमेटली जो है इस स्पेसिफिक ऑर्डर की, इस स्पेसिफिक गुड की, इस स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस क्या कोट करनी चाहिए, क्या कोट नहीं करनी चाहिए। दैट इज समथिंग दैट यू डू। देन अगर मैं थोड़ा सा मजीद बात करूं तो मजीद सिचुएशन को इस तरीके से कि आपके पास फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं। फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन ये होता है कि क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में डालते हैं ना। अब क्रूड ऑयल को जब रिफाइनरी में डालते हैं तो एक जो है वो बेसिकली इसमें फर्नेस ऑयल निकलता है, राइट। अब फर्नेस ऑयल निकलने के अंदर जो है आप उसको जो है वो हाई स्पीड डीजल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको पेट्रोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको कितना मजीद फर्दर प्रोसेस करते हो। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो एक चीज़ क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम करते कुछ तरीके से कि हम किसी भी चीज़ के एतबार से बेशुमार तरह के डिसीजन होते हैं हमारे कि यार इसको क्या फर्दर प्रोसेस किया जाए या एज इट इज कंडीशन में बेच दिया जाए, क्या किया जाए। तो ये जो मुख्तलिफ तरह के फैसले होते हैं, इन मुख्तलिफ तरह के फैसलों को भी हम डिस्कस करेंगे, हम कवर अप करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, तो फिर देन उसके बाद देयर इज दिस समथिंग व्हिच इज डिसीजन मेकिंग विद द लिमिटिंग फैक्टर्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस डिसीजन मेकिंग विद द लिमिटिंग फैक्टर्स, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें व्हाट हैपेंस इज दैट कभी आपके पास जो लेबर की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, कभी आपके पास जो है वो मशीन आवर लिमिटेड होते हैं, कभी आपके पास जो है कभी आपके पास जो है वो मटेरियल की लिमिटेशन होती है। तो इन मुख्तलिफ तरह की लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना अक्सर और बेशतर प्लान चाहिए होता है कि यार मैं क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूं, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ना करूं। तो ये जो सिचुएशंस होती है ना जहाँ पे आपके पास लिमिटेशंस होती हैं, जहाँ पे यू आर अनएबल टू डिसाइड कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ये अल्टीमेटली कहलाता है लिमिटिंग फैक्टर्स। और उस लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर डिसीजन करने को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। क्या कहते हैं हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। तो दैट इज समथिंग इट इज ऑल अबाउट नाउ। अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी, उसके साथ साथ जो है तो ये डिसीजन मेकिंग, अब ये जो एरिया है ना, ये अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 40 to 60%, यानी कि दो क्वेश्चंस तो इसके ऊपर पक्के हैं कि दो क्वेश्चंस के अंदर तो ये आ ही जाता है यूजुअली। क्या होता है, दो क्वेश्चंस के अंदर तो ये आ ही जाता है, दैट इज समथिंग दैट हैपेंस। नाउ अगर मैं कुछ थोड़ी सी मजीद बात करूं और मजीद डिस्कशन करूं, तो मजीद मामला ये है कि when we talk about the other area, तो उसमें दूसरा एरिया दैट इज अबाउट वैल्यूएशंस। अब देखें, वैल्यूएशंस का नाम तो दिया हुआ है, लेकिन असल जो है ना ये यहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन होना चाहिए था। इसका नाम मेरे हिसाब से ICAP should actually bring about an amendment in their model। खैर, होता कुछ इस तरीके से कि जब हम बात करते हैं अबाउट द मर्जर्स एंड एक्विजिशन, वी नो कि मर्जर एंड एक्विजिशन किसको कहते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन इज कि व्हेन यू अक्वायर अ कंपनी और यू मर्ज योर कंपनी विद समबडी एल्सेस कंपनी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर होता क्या है, मर्जर एंड एक्विजिशंस के अंदर होता कुछ तरीके से कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जिस बिजनेस को आप खरीदने के लिए जा रहे हो उस बिजनेस की वैल्यूएशन करना। आई रिपीट, जिस बिजनेस को आप खरीदने के लिए जा रहे हो उस बिजनेस की वैल्यूएशन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मैं रिपीट करता हूँ, ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अच्छा, वो क्या सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि यार ये बिजनेस कितने का खरीदा जाए, यानी कि इसकी वैल्यू क्या 100 मिलियन है, इसकी वैल्यू क्या 200 मिलियन है, क्या है एक्सेट्रा इसकी वैल्यू। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है जो कि आपको स्टैब्लिश करना होता है जब भी आपको बिजनेस खरीदने के लिए जाते हैं। और इस वैल्यूएशन के एरिया के अंदर स्पेसिफिकली हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स देखते हैं। और इस डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स देखने के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम करते हैं कुछ तरीके से कि हम उसकी बेसिस के ऊपर अंदाजा लगाते हैं कि यार एक बिजनेस की वर्थ कितनी होनी चाहिए। क्या कहते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं कि यार इस बिजनेस की वर्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे डेट की वैल्यूएशन, इक्विटी की वैल्यूएशन, मुख्तलिफ तरह की और सिक्योरिटीज होती है उनकी वैल्यूएशन, एक बिजनेस को खरीदते वक्त उस बिजनेस की वैल्यूएशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम की तमाम चीजें होंगी। और एक और एरिया होता है विच इज एक्चुअली टर्म्ड एज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। ये फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि आपका जो बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है ना, इस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जब हम चेंजेस करते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, आपके बिजनेस का जो फाइनेंशियल का जो स्ट्रक्चर होता है, उस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जब हम चेंजेस करते हैं तो तो हम जब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करते हैं तो उस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करने की वजह से होता को इस तरीके से कि आपका अक्सर और बेशतर जो है ना वो बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वैक चेंज हो जाता है, बिजनेस की वैल्यू चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से बिजनेस की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आता है। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी वुड बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। तो ये तमाम की तमाम चीजें हम जो है वो कवर अप कर रहे होंगे, दैट इज समथिंग दैट वी वुड बी गोइंग थ्रू। अच्छा जी, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट देखें। बिजनेस के दो तरह के रिस्क होते हैं। वैसे तो खैर तीन तरह के रिस्क यहाँ पे डिस्कस हैं, एक इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। कि अगर आपको जो है वो बिजनेस को लोन लेना है आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए। जी मेरे पास पैसे आएंगे एक्सेसिव, मैं डिपॉजिट करूंगा कोई 6 महीने के लिए। कब डिपॉजिट करोगे जी, 2 महीने के बाद। तो यार मैं 2 महीने के बाद डिपॉजिट करूंगा 6 महीने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्टीमेटली जो है ना मेरे पास इंटरेस्ट रेट जो है ना वो डिपॉजिट के रेट कम हो जाए। तो अगर बाईजान डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से होगा क्या, डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से होगा कुछ तरीके से कि तुम्हारा जो बिजनेस है वो तुम्हारा बिजनेस जो है ना वो अल्टीमेटली, मैं रिपीट करता हूँ, तुम्हारा बिजनेस जो है वो अल्टीमेटली जो है नुकसान करेगा। सिमिलरली आप अगर फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, या आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज में लोन लिया होता है उसकी पेमेंटें वगैरह करते हैं, तो उसमें भी एक्सचेंज रेट की मूवमेंट कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट अपॉन यू एज एन एंटिटी। So when the exchange rate movement can have an adverse upon impact upon you as an entity, तो एडवर्स इम्पैक्ट को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अल्टीमेटली हमें करना क्या होता है, हमें करना कुछ तरीके से होता है कि वी हैव टू जस्ट मेक श्योर, आई रिपीट, व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट मेक श्योर कि जी जो है वो हम इनको किसी ना किसी तरीके से हेज करें। आई रिपीट, व्हाट डू वी नीड टू मेक श्योर, वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हम इसको किसी ना किसी तरीके से हेज करें, इस स्पेसिफिक इशू को किसी ना किसी तरीके से हम हेज करें। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। अब देखें, आप जरा समझिएगा। अब अगर मैं मजीद कुछ थोड़ी सी बात करूं तो इसमें हम हेजिंग की टेक्निक पे डिस्कस करेंगे।
और उस हेजिंग की टेक्निक डिस्कस करने के साथ साथ जो है हम पे मजीद ये बातें भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेक्निक किस किस सर्कमस्टांसिस के अंदर अप्रोप्रिएट होती हैं और क्या क्या टेक्निक किस सर्कमस्टांसिस के अंदर अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग। सही है जी। अच्छा, और उसके साथ साथ आखिरी जो चीज़ है वो मैनेजमेंट कंट्रोल। अगेन कुछ चीज़ें आप जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में पढ़ के आते हैं, लेकिन अगेन जो है ना वो कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पे एग्जामिनेबल हैं। सो वी वुड बी गोइंग थ्रू देम ऑल्सो, कि जो चीज़ें यहाँ पे एग्जामिनेबल हैं उनको भी हम इंशाल्लाह जो है वो कवर अप करेंगे एंड वी जस्ट सी कि भाई क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं। सो बट दिस एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% आई कैप कहता है, तो मेरे हिसाब से तकरीबन 15 मार्क का इसका पास ट्रेंड है कि दिस एरिया इज एग्जामिन फॉर अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स इन द पास्ट पेपर एग्जामिनेशंस। अगर आप जितने भी पास्ट पेपर एग्जामिनेशंस देखोगे दैट इज व्हाट यू वुड फाइंड। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है अगर आप इस एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दें, 2 महीने लगा दें, 3 महीने लगा दें। सो दैट एक्चुअली मेक्स नो सेंस, दैट्स नॉट अ सेंसिबल डिसीजन अगर आप ये वाला काम करते हैं तो। सही है जी। अच्छा, तो ये कुछ हो गया। अब मैं मजीद बात करता हूँ, मजीद डिस्कशन करता हूँ कि द वे वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिलीवर दिस कोर्स, जो हमारा डिलीवर करने का तरीकेकार होता है, जो डिलीवरी की मेथोडोलॉजी होती है, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो देखें, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दिस कोर्स इज गोइंग टू डिलीवर्ड इन अ हाइब्रिड मैनर। क्या मतलब हाइब्रिड मैनर? ऑनलाइन हाइब्रिड। बेसिकली it's going to be a mixture of online live and online recorded. So when it is actually going to be a mixture of online live and online recorded, तो ultimately होगा क्या, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूँ। ultimately होगा कुछ तरीके से कि if I could just tell you this thing, तो हम आपको जो है वो क्या करेंगे, once you enroll with us, we will provide you an access to the recorded lectures through our learning management system, जो कि आपके सामने भी नजर आ रहा है आपको। scriberacademy.com के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे ये रेलेवेंट कोर्स नजर आ रहा है, कोर्स नंबर 2276। तो CFAB 4 बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का कोर्स है। और इस कोर्स में अगर आप देखेंगे तो लाइक यू विल फाइंड मल्टीपल लेक्चर्स with respect to the multiple topics, so that it can actually give you a bit of an idea about what exactly is this whole about. तो आपको होगा क्या कि आप जो है वो इसको पढ़ के आएंगे, यू विल कीप स्टडिंग फ्रॉम हेयर, और हम जो है वो वीक में एक लाइव क्लास करेंगे। आई मीन इट इज एक्चुअली गोना बी वन लाइव क्लास अ वीक, और वो वन लाइव क्लास पर वीक जो होगी, उस वन लाइव क्लास पर वीक के अंदर वी वुड क्विकली रिकॉल द स्पेसिफिक टॉपिक जो कि आपको क्लास से पहले एडवाइज होगा कि यार क्या टॉपिक है जो कि आज की क्लास में डिस्कस होना है। और टॉपिक एडवाइज होने के साथ साथ जो है वो आपको एक और चीज़ ये होगी कि आपको ये बताया जाएगा कि जो है मतलब एज आई टोल्ड यू दैट, एक तो ये कि आपकी जो है ना वो अल्टीमेटली लाइव क्लासेस होंगी, उसमें आप जो है ना वो टॉपिक पढ़ के आएंगे और फिर उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ जो है हम उससे रिलेटेड कुछ पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन पोर्टल पे भी अवेलेबल है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हम जो है वो डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, अब मैं एक बात आपको और थोड़ी सी और बता दूं। देखें, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि um, हम लास्ट 1 मंथ के अंदर जो है ना, जो आपका बेसिकली सिंस यू आर गोइंग टू बी स्टडिंग फॉर द दिसंबर सेशन, सो कोशिश ये होगी 31 अक्टूबर तक लाइव क्लासेस का सिलसिला खत्म हो जाए, और 5 से 8 दिन की अप्रोक्सीमेटली जो है वो 40 घंटे का एक सेशन होगा। जिस 40 घंटे के सेशन के अंदर we would be going through the revision of the entire BFD course. I repeat, we would be going through the revision of the entire BFD course. That is what we would be doing. So ये हमारा जो है ना वो this is how we would be going about it. This is our approach. This is what we are going to be developing this BFD or studying the BFD course like. So अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, if anyone wishes to know anything, do let me know and I'll be happy to answer, or else we are going to conclude it here. अच्छा, क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी यार, फिजिकल नहीं होंगी। क्लैशेस इंटरनली इंशाल्लाह मैनेज करेंगे, विद इन स्क्राइबर हम क्लैशेस को मैनेज करेंगे।
ओके, विच बुक्स वुड आई रिकमेंड? ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सलमान। अच्छा देखें, ये मैं इस स्पेसिफिक स्लाइड के ऊपर आ रहा था। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, एनी थ्री बुक्स की बात है ना, तो इस एनी थ्री बुक्स के अंदर आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि एक तो आप आई कैप का बुक लेके जाएंगे, उसके अलावा एक एसीसीए की P4 की जो रिवीजन किट है वो रिवीजन किट लेके जाएं, और उसके साथ साथ जो एसीसीए की P4 की बुक लेके जाएं, ये मोर देन एनफ है। आपको कुछ और लेके जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू बी मोर देन एनफ। इसको मद्देनजर ये चीजों को लेंगे तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी मोर देन एनफ फॉर यू टू बी एबल टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। और वैसे भी ये तो मुश्किल वक्त के लिए चाहिए ना, ये कोई थोड़ी उसके लिए चाहिए, तो मुश्किल वक्त के लिए चाहिए, एंड दे आर ओनली गोइंग टू बी ऑफ यूज अगर तो आप, आई रिपीट, दे आर ओनली गोइंग टू बी ऑफ यूज अगर तो आप इनको पहले से पढ़ के जाते हैं। अगर पहले से पढ़ के नहीं जाओगे तो एसीजी की किताब भी लेके चले जाओ, आईकैप की किताब भी लेके चले जाओ, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ऑफ नो हेल्प। सही है ना? तो ये कुछ चीजें हैं, और बाकी ये है कि आपके पास जो जूम का रजिस्ट्रेशन लिंक आया, उस रजिस्ट्रेशन लिंक के अंदर रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, सो यू कैन एक्चुअली बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, शुड वी स्टडी द आई कैप बुक और P4? देखें, दोनों बुक्स अच्छी हैं। आप बेहतर ये है कि पहले आई कैप का बुक रेकमेंड रेफर कर लें, क्योंकि आई कैप वाले की जो किताब है वो भी P4 से मिलती जुलती है, बिकॉज ओरिजिनली ये किताबें जो ना एमाइल वुल्फ ने लिखी थी। और नहीं, एमाइल वुल्फ नहीं, आई थिंक शायद बीपीपी ने लिखी थी ये किताबें किसी ने, बट दे आर मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट द एसीसीएस कंटेंट इज। सो इसलिए जो ना बेहतर ये है कि आई कैप की बुक पहले पढ़ो, और आई कैप की बुक पढ़ने के बाद जो है फिर उसके बाद अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता, सो यू कैन गो अहेड डूइंग द ACCA P4। और कुछ जगहों पे आपको ACCA F9 की जरूरत भी होगी, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। मेजरली वर्किंग कैपिटल का एक एरिया है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एरिया में है, उसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, वरना अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एज सच कोई। सही है ना? तो जी, anyone else has any other question, please, if in case you have got any question, do let me know. Okay, when is the next class? Okay, the next class you'll be informed about it in the WhatsApp group. मैंने आपसे बता दिया, we'll have one class a week, बाकी rest of the session is going to be through the recorded format. तो वो एक क्लास इसलिए है ताकि आपकी क्वेरीज, आपका रेलेवेंट टॉपिक डिस्कशन और उससे रिलेटेड पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन के डिस्कशन, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू बी कंडक्टिंग द फिजिक दिस लाइव क्लासेस। अच्छा, क्वेश्चंस के लिए जो आई कैप का पास पेपर और प्लस एसीसीए का P4 का रिवीजन किट। एसीसीए की P4 की रिवीजन किट आप लेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं सिमा का भी ले लो, लेकिन कोई ऐसा इतना अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आई कैप का जो है ना लेवल वो एसीसीए P4 के लेवल पे आ चुका है। और सिमा में भी अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपको P4 तरह के मिलेंगे। सो लाइक बेहतर ये है कि एसीसीए का P4 का रिवीजन किट इज समथिंग दैट यू शुड रेफर टू। ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी और एक फायदेमंद चीज हो जाएगी आपके लिए। ओके जी, सो बेसिकली we have actually gone through a bit about the CFAP 4 business finance decision. Okay, how exactly is the CFAP 4 business finance decision being tested, and what exactly are the components of the CFAP 4? तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं। और जो है ना क्या बोलते हैं कि व्हाट वी आर गोना डू नाउ इज दैट वी आर नाउ गोना कीप इट टिल हियर, और हम फिर इंशाल्लाह जो है वो कमिंग सेशन के अंदर मजीद चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और आगे लेके चलेंगे मामले को। पढ़ने की अप्रोच क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखिए वही सेम सीक्वेंस जिस सीक्वेंस के अंदर आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नजर आ रहा है। ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, प्लस देयर इज अ मोबाइल फोन एप्लीकेशन आल्सो। उस मोबाइल फोन एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू कुड डू। सो जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू अगेन इंशाल्लाह।